2 बच्चों के बाद सुनीता के पति का देहांत हो गया तो वो बच्चों का पेट पालते हुए सूकर काटा हो गई। एक दिन मोहल्ले में रहने वाले शेखर का रिश्ता आया जिसके पहले डाइवोर्स हो चुकी थी। वो लोग कहने लगे कि हम सुनीता को रानी बनाकर रखेंगे, लेकिन शादी के बाद वो बच्चे नानी के पास छोड़ गया और सुनीता से बच्चे की डिमांड करने लगा। तो डॉक्टर ने कहा कि कमजोरी के कारण सुनीता मर जाएगी, बच्चे पैदा न करना, लेकिन शेखर ना माना और सुनीता प्रेग्नेंट हो गई और ऊपर से शेखर उसे खाने को कुछ न देता। और जब डिलीवरी का समय आया तो शेखर की आत्मा कांप गई, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेताबी से टहलता हुआ शेखर बार बार घड़ी देख रहा था। सुनीता को अंदर गए हुए पूरा 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक डॉक्टरों ने बाहर आकर कुछ नहीं बताया था। क्या मुसीबत है, एक बच्चा ही तो पैदा करना था, लेकिन इस औरत ने तो तमाशा बना रखा है। शेखर ने झुंझलाकर पैर पटका, लेकिन बच्चे की इच्छा उसे सब कुछ सहन करने पर मजबूर कर रही थी। उसके कपड़ों पर कई जगह खून लगा हुआ था, उसे उन दाग धब्बों से भी उलझन होने लगी। ये खून सुनीता का था। आज सुबह जब वो घर से काम के लिए निकला था तो सुनीता बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब वापस आया तो वह औंधे मुंह फर्श पर गिरी हुई थी और खून उसके चारों ओर एक तालाब से बना रहा था। शेखर बुरी तरह से घबरा गया था, क्योंकि सुनीता 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। शायद वो उसे यूं ही मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन उसे अपने बच्चे की जान प्यारी थी, इसलिए जल्दी से उसे उठाकर वो पास के अस्पताल में ले आया था। अस्पताल वाले सुनीता को देखते ही घबरा गए। इनके पास समय बहुत कम है, आपने इनकी क्या हालत कर दी है, ये सब कुछ कैसे हुआ? डॉक्टरों ने शेखर को डांटा तो वो शर्मिंदगी से सिर झुकाकर रह गया। वो उन्हें क्या बताता कि ये सब कुछ कैसे हुआ था? अपने मुंह से बताकर वो शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। डॉक्टर सुनीता को अंदर ले जा चुके थे और अब शेखर बाहर टहलते हुए इंतजार कर रहा था कि जल्दी से बेटे के जन्म का समाचार मिले। पूरे 2 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला तो एक नर्स बाहर निकली। शेखर लपक कर उसके पास गया। क्या हुआ, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? शेखर ने कहा तो नर्स ने खा जाने वाली नजर उस पर डाली। बच्चे का फौरन पूछ लिया, पत्नी का भी पता कर लो जो मौत के मुंह में जाते जाते बची है। बहुत शौक हो रहा है बच्चे को देखने का, ये लो पकड़ो, अगर देख सकते हो तो देख लो। नर्स ने कंबल में लिपटा हुआ नन्हा सा बच्चा शेखर के हाथ में थमा दिया। कंबल से बच्चे का चेहरा ढका हुआ था। शेखर खुशी के मारे उछल पड़ा। उसका बच्चा सही था और स्वस्थ पैदा हुआ था। फालतू में मुझे दिन रात बातें सुनाया करती थी और ऐसे रो पड़ती थी जैसे बड़े अत्याचार हो रहे हों उस पर। अब देखो क्या बिगाड़ लिया मेरा, खुद ही कष्ट में अंदर पड़ी है, मैं तो बेटे का बाप बन गया हूँ। शेखर ने खुशी से बच्चे का कंबल हटाते हुए सोचा, लेकिन बच्चे के चेहरे पर नजर पड़ते ही एक जोरदार चीख उसके होठों से निकली और उसकी आंखें यूं फैल गई जैसे उसने कोई डरावना दृश्य देखा हो। कंबल को थामे हुए उसके हाथ कांपने लगे। नर्स ने सही कहा था, ये उसका बेटा ही था, लेकिन साथ में उसने ये भी कहा था कि अगर वो उसे देख सके तो देख ले। उसका कहना सही था। शेखर के लिए बच्चे पर नजर टिकाना मुश्किल हो रहा था। शेखर के गले से घुटी घुटी सी चीख निकलने लगी। शायद कंबल में लिपटे हुए बच्चे को भी पता लग गया था कि वो कहाँ है। उसने एकदम आंखें खोली और शेखर की नजर उन आंखों पर पड़ी। उसके गले से एक और चीख निकली और हाथ से वो कंबल छूटता हुआ नीचे जा गिरा। शेखर खुद उछलकर दीवार के साथ जा लगा था और डरते हुए अपने बच्चे को देख रहा था। अंदर होश में आती हुई सुनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फूट फूट कर रोने लगी। आज से 3 साल पहले शेखर उसकी जिंदगी में आया था, जब वो अपने पति के देहांत के बाद अपनी भी दोनों बेटियों को पालने के लिए मारी मारी फिर रही थी। पढ़ी लिखी तो वो कम ही थी, लेकिन फिर भी रोजाना कहीं न कहीं नौकरी ढूंढने निकल पड़ती थी। ससुराल वालों ने तो पति के देहांत के बाद ही उसे घर से बाहर निकाल दिया था। वो माँ के घर आकर रहने लगी, मगर बूढ़ी माँ पहले ही भाइयों पर निर्भर थी। उसका खर्च कहाँ से उठाती? भाभीयों ने तो उसे देखते ही तेवरियां चढ़ा ली थी। सुनीता की बेटियां भूख से रोती रहती, मगर उन्हें दिन में सिर्फ एक समय ही रोटी दी जाती। अगर एक समय के बाद सुनीता उसकी बेटी में से कोई खाना मांग लेता तो दोनों भाभियां शोर मचाकर पूरा घर सर पर उठा लेती। कुबेर का खजाना नहीं रखा तुम्हारे भाइयों के पास? दोनों मजदूरी करते हैं, तुम्हारे भी हाथ पांव सलामत हैं, बाहर जाकर कोई काम कर लो। भाभियां कहती तो सुनीता खून के आंसू रो देती। थोड़ा समय उसने जैसे तैसे गुजार लिया था, लेकिन अब भाभियां उसका घर में रहना बर्दाश्त करने को तैयार न थीं। आखिर हिम्मत करके वो एक दिन घर से बाहर निकल आई। कई स्कूलों में पता करने के बाद भी उसे कहीं नौकरी न मिली। इतनी कम शिक्षा और अनुभव न होने के कारण कोई उसे रखना नहीं चाहता था। थक हार कर सुनीता ने बड़े और अमीर घरों का रास्ता पकड़ा। सुबह 8 बजे आना होगा, सारे घर के कामकाज करने होंगे, जितनी बार भी बर्तन गंदे होंगे तुम्हें ही को धोने होंगे और सारे कपड़े भी हाथ से धोने होंगे। एक कपड़ा धोने के मैं 5 रुपए दूंगी, और हाँ, घर में जवान आदमी है, उनसे जरा दूर ही रहना, समझ गई? मालकिन जिसने सुनीता को काम पर रखा था उसने आंखें निकालते हुए कहा। सुनीता शर्म से पानी पानी हो गई। भला उसे घर के आदमियों से क्या मतलब था? उसने एक साथ कई घरों में काम पकड़ लिया था। वो सुबह घर से निकलती तो शाम ढले वापस आती। पूरा दिन जानवरों की तरह काम कर करके वो बहुत कमजोर हो चली थी।
लेकिन महीने के आखिर में कुछ रुपए उसे मिलने वाले थे। सुनीता की दोनों बेटियां माँ का इंतजार करती रहती। बूढ़ी नानी उनकी देखभाल नहीं कर सकती थी। सुनीता की भाभियों को देर तक सोने की आदत थी। वह सुबह सुबह सुनीता के कमरे में आती, तब तक वो काम पर जा चुकी होती। उसकी दोनों बेटियां जो सिर्फ 6 और 8 साल की थी, उन्हें उठाकर किचन में ले जाती। जल्दी से बर्तन धो और इसके बाद झाड़ू भी लगाना है। वो दोनों बेटियों को काम सौंप देती। वो मासूम बच्चियां काम करते करते रोती रहती। थोड़ा सा भी नुकसान होने पर सुनीता की भाभियां बच्चियों को बुरी तरह से पीट डालती। शाम में सुनीता घर आती, दोनों बच्चियों के चेहरे पर थप्पड़ से लाल हो रहे होते। सुनीता दिल थाम कर रह जाती, मगर काम के बिना भी तो उसका गुजारा न था। पति के होते हुए ऐसी बुरी जिंदगी तो ना थी। वो रात में थक कर चूर होकर लेटती तो आंसू उसकी आंखों से बहते रहते। एक ही महीने के अंदर वो सूख कर कांटा बन चुकी थी, लेकिन उसे पैसे मिलने का इंतजार था। रुपए मिलने का समय आया, वो पैसे लेकर घर आई। बच्चियां कई दिनों से बिना चप्पल के घूम रही थी। फर्श ठंडा होता था। सुनीता का पक्का इरादा था कि आज उन्हें चप्पल दिला देगी, लेकिन जैसे ही घर में आई, सामने खड़े भाई ने पर्स छीन लिया। बड़ा छुपाकर पर्स को पकड़े ला रही हो, क्या है इसके अंदर? किसी का खत छुपा रखा है क्या? बड़े भाई ने आंखें निकालते हुए कहा। सुनीता कांप कर रह गई। नहीं भाई, इसके अंदर तो मेरी सैलरी है, मैंने बच्चों को जूते दिलाने हैं, सुनीता ने कहा तो भाई की आंखों में लालच उभर आया। उसने पर्स खोलकर अंदर देखा। 500-500 के कई नोट रखे हुए थे। उसने जल्दी से रुपए निकालकर गिने। मेरी मोटरसाइकिल खराब हो रही है और घर में राशन भी खत्म हो रहा है। इन पैसों से दोनों ही काम हो जाएंगे, और जूते लेकर क्या करना है? यही घर में से किसी के और बच्चे के पहना दो। जब इस घर में रहना है तो खर्च में हाथ भी तो बटाना होगा ना। सुनीता के भाई ने आराम से कहा और पैसे लेकर अंदर चला गया, जबकि सुनीता हक्का बक्का वहीं खड़ी रह गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पूरा महीना जान तोड़ मेहनत ने उसे वैसे ही निढाल कर दिया था। अब दरवाजे के बाहर खड़ी बेटियों की आंसुओं से भरी आंखें उससे बर्दाश्त न हो रही थी। वो अंदर कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। अगर तू यहाँ रहेगी तो यही सब होता रहेगा। अच्छा यही है कि दूसरी बार अपना घर बसा ले। शांति मौसी आज आई थी, मुझे एक रिश्ते के बारे में बताकर गई हैं। माँ ने उसके कान में कहा तो न चाहते हुए भी सुनीता सुनने पर मजबूर हो गई। माँ, क्या वो मेरी बेटियों को रख लेंगे? सुनीता का पहला सवाल यही था। माँ ने सर हिला दिया। हाँ, क्यों नहीं। लड़के की डाइवोर्स हो चुकी है, मोटरसाइकिलें बनाने की दुकान है उसकी। उसका कहना तो है कि तेरी दोनों बेटियों को साथ रख लेगा। माँ का कहना ठीक था। शांति मौसी कुछ दिन बाद आई तो फिर से शेखर के रिश्ते का कहने लगी। सुनीता ने एक ही शर्त रखी कि उसकी दोनों बेटियों को भी रखना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ बेटा, चिंता मत करो, बस जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दो। शांति मौसी ने सिर हिलाया। शेखर की बहन घर आई। उन्होंने सुनीता को देखते ही पसंद कर लिया। अरे ये तो हड्डियों का ढांचा बनी हुई है, लेकिन हमें तो बस सुशील और संस्कारी लड़की चाहिए। हमारा शेखर महीने के हजारों कमाता है, वो तो इसे रानी बनाकर रखेगा। नंद की बात पर सुनीता के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसकी वीरान जिंदगी में शेखर बाहर का झोंका बनकर आया था। शेखर की ओर से शादी के लिए एक हल्का सा जोड़ा आया था, मगर सुनीता को कोई आपत्ति न थी। वो तो खुश थी कि उसकी दोनों बेटियों को एक बार फिर पिता का साया मिलने वाला है। शादी हो गई और विदाई होने लगी तो शेखर की बहन लपक कर अंदर आई। अरे तुम अपनी दोनों बेटियों को भी साथ लेकर जा रही हो? पागल हो गई हो? भला शादी के दिन कौन अपने बच्चों को साथ लेकर जाता है? शेखर की बहन ने उसके कान में कहा तो सुनीता चौंक गई। नहीं दीदी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अपनी बेटियों को बिना नहीं जाऊंगी। सुनीता ने अपनी बेटियों के दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए, मगर नंद के माथे पर बल पड़ गए थे। देखो अभी नहीं, यहीं रहने दो, घर जाकर शेखर से बात कर लेना। वो जब इन्हें लाने का कहे तो ले जाना, लेकिन आज के दिन उसका मूड खराब मत करो, नंद ने कहा तो सुनीता की आंखों में आंसू आने लगे। बच्चियां उसे ही देख रही थी। नए घर में जाने का सुनकर वो कितनी खुश थी, मगर सुनीता ने मजबूरन अपना हाथ छुड़ा लिया। छोटी वाली तो फूट फूट कर रोने लगी। मैं मम्मी के साथ जाऊंगी। नानी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बुरी तरह से मचले जा रही थी। शेखर किसी से किराए पर गाड़ी लेकर आया था और अब अगली सीट पर बैठा गुस्से से सुनीता को अपनी बेटियों के साथ उलझा देख रहा था। उसने कई बार हॉर्न दिया तो सुनीता की नंद ने उसे पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। पूरे रास्ते सुनीता रोती रही। घर लाकर सुनीता की नंद ने उसे शेखर के कमरे में बिठा दिया। सुनीता के दिमाग में रह रहकर अपनी बेटियों का ख्याल आ रहा था। शेखर कमरे में आया तो उसके चेहरे पर खुशी थी। वो सांवली सी रंगत वाला एक अधेड़ उम्र का मर्द था। दीदी ने तो कहा था कि बहुत ही सूखी और मरियल सी है, लेकिन तुम तो अच्छी खासी सुंदर हो। शायद मेकअप ने तुम्हारी रंगत बदल दी है। सुनीता के सामने बैठकर शेखर ने कहा तो सुनीता चुप सी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मेरी बेटियां, उन्हें कब लेने जाएंगे? सुनीता ने पूछा तो शेखर झुंझला गया। अरे यार, क्या रट लगा रखी है? इतनी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, उन्हें अपने साथ बांधकर तुम क्या करोगी? वहीं रहने दो नानी के घर। मैंने अनाथ बच्चों को पालने का ठेका नहीं ले रखा। मैंने तो अपना घर बसाने के लिए शादी की है। जो कमाऊंगा तुम्हारी बेटियों पर थोड़ी न लुटाऊंगा। शेखर ने जैसे सुनीता के सर पर बम फोड़ा।
वो फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। लेकिन मुझे तो मौसी ने कहा था। सुनीता ने आगे कुछ कहना चाहा, लेकिन शेखर एकदम गुस्से में आ गया। बकवास बंद करो। शांति मौसी कौन होती है ये बातें करने वाली? वो तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि शादी के लिए हाँ हो जाए। बड़ा समय हो गया था रिश्ता ढूंढते हुए, कहीं लड़की नहीं मिल रही थी। अब मेरे सामने दोबारा अपनी बेटियों की बात मत करना। पैर दबाओ मेरे। शेखर ने अपने पैर सुनीता के सामने किए और खुद आंखों पर हाथ रखकर लेट गया। सुनीता कांप कर रह गई। उसे शेखर के इरादे साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू भरने लगे। शायद उसने शादी करके गलत किया था। शादी की रात के बाद उसने कई बार शेखर से अपनी बेटियों को लाने की बात की, लेकिन हर बार शेखर गुस्सा हो जाता। उसने इतनी अनुमति भी न दी कि सुनीता की बेटियां उससे आकर मिल लें। सुनीता बेटियों की याद में तड़पती रहती, लेकिन महीने में सिर्फ एक बार ही माँ के घर जाकर बेटियों से मिलने की अनुमति थी। बेटियों की याद में घुलते हुए सुनीता पहले से भी दुबली और कमजोर हो रहने लगी। शेखर सुबह से लेकर शाम तक उससे कामकाज करवाता। वो खाने पीने में इतने नखरे करता कि सुनीता निढाल हो जाती। कभी वो एक समय में 3-3 बार खाने बनवाता और कभी 2 दिन तक घर में खाना ही न खाता। ना खुद खाता, ना ही सुनीता को खाने के लिए कुछ लाकर देता। वो बेचारी भूखी बैठी रहती और अगर कभी कुछ कहती तो शेखर गुस्से में चिल्लाने लगता। शेखर के कपड़े बहुत गंदे होते, उन्हें हाथ से धो धोकर सुनीता हल्कान हो जाती। कपड़े धोने वाली मशीन लाने का कहती तो शेखर चिल्ला उठता। हाथ नहीं है क्या? ज्यादा नखरे करने वाली औरतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पास फालतू पैसे नहीं जो मशीन लाकर दूं। हाथ से ही कपड़े धो। सुनीता अपने आंसू पीकर रह जाती। सही से खाना न मिलने और कई कई घंटे लगातार काम करने से सुनीता की सेहत तेजी से गिरने लगी। शेखर का व्यवहार भी उसके साथ कुछ अच्छा न था। वो प्यार से 2 बोल भी न बोलता था। एक रात वो घर आया तो सुनीता किचन में खड़ी पानी पी रही थी। सुनीता जल्दी से आकर मेरे पैर दबाओ, शेखर ने आदेश दिया। वो लड़खड़ाते कदमों से किचन से निकली, लेकिन इसी बीच उसे जोर का चक्कर आया और वो वहीं आंगन में गिर गई। शेखर ने धड़ाम की आवाज सुनी तो कमरे से बाहर निकल आया। मुंह बनाते वो उसके पास क्लिनिक में ले गया, जहां एक लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी। शेखर ने पूछा, डॉक्टर कहीं मेरी पत्नी मां बनने वाली तो नहीं? औरतें शादी के बाद जब इस तरह बेहोश होकर गिरती हैं तो प्रेग्नेंट ही होती हैं। शेखर की बात पर डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा। अपनी पत्नी की हालत देख रहे हो? मां बनने वाला हाल है इसका। ये तो इतनी कमजोर है कि उससे अपने आप को भी नहीं संभाला जाता। इसमें खून की बहुत कमी है। इसे अच्छा खाओ, खिलाओ पिलाओ, ताकत की गोलियां लिख कर दे रही हूँ वो खिलाओ। फल फ्रूट दूध किसी चीज की कमी ना आने दो। अगर ये सेहतमंद होगी तो शायद बच्चा पैदा कर सके। अभी तो ये इस लायक नहीं है कि तुम्हें बच्चा पैदा करके दे सके। डॉक्टर ने लगी लिपटी रखे बगैर साफ कहा तो शेखर का मुंह बन गया। सुनीता को लेकर वो बड़े खराब मूड के साथ वापस आया। कोई जरूरत नहीं है इस डॉक्टर की बातों का ज्यादा दिल पर लेने की। ये सब सिर्फ अमीरों के चोचले हैं। पुराने समय की औरतें सारा सारा दिन खेतों में काम करती थीं और घर भी संभालती थीं। साथ ही साथ वो बच्चे भी पैदा करती थीं। औरतों में बड़ी जान होती है। मुझे तो जल्दी अपना बच्चा चाहिए। शेखर ने सुनीता से कहा तो वो चुप हो गई। सच तो ये था कि वो 2 कदम भी चलती तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता। दिमागी टेंशन और शारीरिक मेहनत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था, मगर शेखर को कुछ कहना मतलब अपनी बेइज्जती करवाना था। इसलिए सुनीता खामोश हो गई। मगर उसके बाद तो शेखर ने जिद ही पकड़ ली। वो हर महीने सुनीता से पूछने लगता, आखिर कब सुना रही हो मुझे खुशखबरी? मेरे सारे दोस्तों के बच्चे जवान होने वाले हैं। ना पहले वाली पत्नी किसी काम की थी और ना ही तू फालतू का ढोल मेरे गले में पड़ा है जिसे मैं पीटे जा रहा हूँ। शेखर बिना सोचे समझे बोलने लगता। सुनीता अपने आंसू पीती, भगवान से प्रार्थना करती रहती कि किसी तरह उसकी बेटियां उसके पास आ जाएं। मगर शायद अभी उसकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि इन्हीं दिनों उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। शेखर ने सुना तो बहुत खुश हुआ। बस अब तो चारपाई की ना होकर रह जाना, ये सोच करके कि तू प्रेग्नेंट है। जो औरतें ज्यादा लेटी रहती हैं उनके ही ऑपरेशन होते हैं। तू काम काज करेगी और कम खाई पिएगी तो तेरा शरीर हल्का फुल्का रहेगा और नॉर्मल बच्चा पैदा होगा। शेखर ने अपने अनुसार जैसे बड़े पते की बात की थी। सुनीता खामोश सी हो गई। उसे 2 कदम चलकर भी पानी पिया न जाता था। मगर शेखर के काम पहले की तरह ही थे। वो किचन में काम करते करते निढाल हो जाती। उल्टियों ने उसके अंदर की सारी शक्ति निचोड़ ली थी। जैसे तैसे करके दिन गुजर रहे थे। थकावट और कमजोरी से उसका बुरा हाल था। अगर वो शेखर को कोई फल या दूध लाने का कहती तो शेखर उसके ऊपर बरस पड़ता। मेरी जेब खाली है, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं, और तू कौन सा निराला बच्चा पैदा कर रही है जो तुझे दूध और फल चाहिए? औरतें एक टाइम की रोटी से भी बच्चे पैदा कर लेती हैं। शेखर की अलग ही बातें थीं, लेकिन घर से बाहर वो अपने खाने का पूरा ध्यान रखता था। कम कमाई में भी वो अपने लिए फल फ्रूट खरीदता और बाहर ही खा पी कर आ जाता। जब अच्छा खाना खाने का दिल चाहता तो बाहर ही खा लेता और घर में आकर शोर मचाने लगता। प्रेगनेंसी के टाइम में भी खाना न मिलने से सुनीता निढाल हो गई थी। उसका 7वां महीना चल रहा था जब सुनीता की नंद
अपने 5 बच्चों को वो लेकर आई थी। अरे भाई, बहुत बहुत बधाई हो। मैंने तो जब से सुना है कि भाई के घर खुशी आने वाली है, मैं तो आने के लिए तरस रही थी, लेकिन अब बस दूसरे शहर में रहने के कारण आना आना थोड़ा मुश्किल हो गया है। नन ने सुनीता को साथ लिपटाते हुए कहा। शेखर तो बहन के आने पर बहुत ही खुश था। अचानक बोला, जा सुनीता, जल्दी से दीदी के लिए अच्छे अच्छे खाने बना। इतने समय के बाद मेरी बहन आई है, देखना कोई कमी ना रहे। शेखर ने तो आदेश दे दिया। गिरती पड़ती सुनीता किचन में आकर काम करने लगी। नंद पूरा एक सप्ताह रुकी। इस एक सप्ताह में सुनीता की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। नंद खुद आराम से चारपाई पर लेटी रहती और अपने छोटे छोटे बच्चों के काम भी सुनीता से करवाती। यहाँ तक कि बच्चों ने अगर बाथरूम में भी जाना होता तो भी सुनीता ही उन्हें लेकर जाती। इस हाल में भी किसी को सुनीता पर दया न आती थी। सुनीता दिन भर के काम करके भूखी प्यासी रात को लेटती तो उसकी आंखों के सामने अपनी बेटियों के चेहरे आने लगते। वो फूट फूट कर रोने लगती, मगर शेखर को उसके हाल पर दया न आती थी। सुनीता किचन का काम करके फ्री होती तो ननद उससे कहती, ऐसे नीचे बैठकर पोछे लगाया करो, इससे तुम्हारा बच्चा नॉर्मल होगा और बेचारे शेखर पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। जैसी तुम्हारी आदतें हैं, मुझे तो साफ लग रहा है कि तुम ऑपरेशन ही करवाओगी। नंद कहती तो शेखर कमरे के अंदर से शोर मचाने लग जाता। इसके तो इरादे यही है कि दिन भर बस लेटे रहना या फिर खाने के लिए कुछ ना कुछ मांगते रहना। ना जाने किससे मेरी शादी करवा दी है। अपना बच्चा ना चाहिए होता तो कब का इसको घर से निकाल देता। शेखर गुस्से से कहता तो सुनीता दुख से भर जाती। उसकी डिलीवरी के दिन पास आ रहे थे। उसमें खून की बहुत कमी हो चुकी थी। उसकी हालत ऐसी ना थी कि वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती। उसे तो अपनी मौत दिखाई देने लगी थी। उसने शेखर से बात करने का सोचा। रात को शेखर घर आया तो सुनीता ने हिम्मत करके कहा, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गई, लेकिन अब तो डिलीवरी का समय पास है, इसलिए हमें एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। मैंने सुना है कि डिलीवरी के समय अगर खून की कमी हुई तो बहुत परेशानी हो जाती है। सुनीता ने कहा तो शेखर ने सर झटक दिया। कोई जरूरत नहीं है सब चोचले करने की। जब बच्चे के जन्म का समय आएगा खुद ही बच्चा पैदा हो जाएगा। ये डॉक्टर तो बस पैसे खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। शेखर की बात सुनकर सुनीता चुप सी रह गई। उसने जैसे हार मान ली थी। उसने सोच लिया था कि वो शेखर से कुछ नहीं कहेगी। शेखर को सुनीता की जरा भी चिंता ना थी, लेकिन वो अपने होने वाले बच्चे के लिए काफी सारी तैयारी करके बैठा था। बाजार से बेटे के लिए कपड़े भी खरीद कर ले आया था। सुनीता की तबीयत अब इतनी खराब रहती कि वो बात भी न कर पाती थी। उस दिन भी सुबह शेखर नाश्ता करके काम पर जाने लगा तो सुनीता की रंगत पीली हो रही थी। उसे चक्कर आ रहे थे। शेखर के काम पर जाते ही वो घर के काम निपटाने लगी, मगर तेज दर्द से वो निढाल हो चुकी थी। उसे जोर का चक्कर आया और वो वहीं आंगन में गिर गई। उसका पेट जमीन से टकराया और जब शेखर घर आया तो सुनीता पूरी बेहोश थी और खून उसके आसपास जमा हो रहा था। शेखर ये सारा दृश्य देखकर बौखला गया और जल्दी से सुनीता को उठाकर पास के अस्पताल ले आया था। और अब शेखर बौखलाया हुआ सामने जमीन पर पड़े बच्चे को देख रहा था, जो अपने नन्हे नन्हे हाथ पांव हिला रहा था। आय हाय, कैसा बाप है, अपने बच्चे को देखते ही उठाकर जमीन पर पटक दिया। नर्स ने दूर से बच्चे को जमीन पर पड़ा देखा तो लपक कर आई। सामने ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकल रही थी। शेखर को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया। ये वही डॉक्टर थी जिसके क्लिनिक में उसने सुनीता को पहले दिखाया था। जरा इनको मेरे चैम्बर में लेकर आना। डॉक्टर ने शेखर की ओर इशारा किया तो नर्स ने जमीन पर पड़ा बच्चा उठाकर दोबारा से शेखर को थमाया और उसे डॉक्टर के चैम्बर की ओर ढकेल दिया। शेखर मरे हुए कदमों से चलता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसके हाथ अभी तक कांप रहे थे। दोबारा बच्चे पर नजर डालने की तो उसके अंदर हिम्मत ही न थी। डॉक्टरों ने खा जाने वाली नजरों से शेखर को देखा और उसे सामने बैठने को कहा। वो खामोशी से बैठ गया। मैंने कहा था तुम्हारी पत्नी बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी एक ना सुनी। फिर पूरी प्रेगनेंसी में तुमने उसका जरा ख्याल न रखा। उसकी हालत साफ बता रही है कि उसे खाने पीने के लिए कुछ खास नहीं मिला, वरना उसका खून इस हद तक कम ना होता। तुम जैसे मर्द ये समझते हैं कि बच्चा पैदा करना कोई आसान काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नतीजा तुम्हारे सामने है। जो कुछ तुमने सुनीता के साथ किया वो सब कुछ तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है, तुम्हारे बच्चे के रूप में। डॉक्टर ने कहा तो शेखर ने एक बार फिर डरते हुए बच्चे को देखा और फिर एक बार कांप गया। बच्चा था या कोई अजीब सी चीज। मुश्किल से एक हाथ भर का शरीर था उसका और पूरे शरीर पर बाल ही बाल थे। चेहरा बहुत मुश्किल से नजर आता था। आंखें बिल्कुल पीली और रंगत बिल्कुल काली थी। चेहरे की बनावट तो शेखर जैसी थी, लेकिन इतने बढ़े हुए बालों के कारण वो बच्चा कम और एक छोटा सा बंदर ज्यादा लग रहा था। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है? शेखर ने घबराई हुई आवाज में कहा तो डॉक्टर ने गहरी सांस ली। प्रेगनेंसी के टाइम अगर माँ को अच्छा खाना और देखभाल ना मिले तो उसका सारा असर बच्चे पर पड़ता है। अच्छी खुराक से ही बच्चा स्वस्थ और बिना किसी बीमारी के पैदा होता है, लेकिन तुमने उसे ना तो दिमागी सुकून दिया और ना ही अच्छी खुराक। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारे बच्चे में एक अजीब सी बीमारी है जिसमें शरीर पर बहुत ज्यादा बाल नजर आते हैं।
हाँ, लेकिन इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज से ज्यादा तुम्हें प्रायश्चित करने की जरूरत है और साथ ही अपनी पत्नी का ख्याल रखने की भी, ताकि तुम्हारे आने वाले बच्चे ऐसे ना हो। डॉक्टर ने बात खत्म कर दी थी। शेखर ने आगे बढ़कर बच्चे को उठाया। उसके दिल को थोड़ी सी उम्मीद हुई थी डॉक्टर के इलाज से शायद वो ठीक हो जाए, मगर इससे पहले उसे सुनीता से माफी मांगनी थी। सुनीता कमजोरी से आंखें बंद के लेटी थी। शेखर ने अंदर आते ही उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए भगवान ने मुझे उसकी सजा दी है। हम घर जाते ही तुम्हारी दोनों बेटियों को घर ले आएंगे। शायद मेरे इस कर्म से भगवान हमारे इस बेटे को भी अच्छा कर दे। सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं आ रहा था, लेकिन जो कुछ शेखर ने कहा उसे पूरा करके दिखाया। घर आते ही वो सुनीता की दोनों बेटियों को ले आया। बच्चियां एक लंबे समय के बाद माँ से मिली तो बहुत खुश हुई। शेखर ने दिल से सोच लिया था कि अब वो सुनीता को कोई दुख न देगा। वो दिन रात उसका ख्याल रखता था। सुनीता तो अपनी बेटियों को वापस आ जाने पर बहुत ही खुश थी। भगवान को शेखर का ये कर्म इतना पसंद आया कि डॉक्टर के इलाज से जल्द ही उसका बच्चा स्वस्थ होने लगा। उसके बाल झड़ने लगे और वो तेजी से सेहत पकड़ने लगा। शेखर जानता था ये सब सिर्फ इस कारण हुआ है कि क्योंकि उसने एक माँ को उसकी बिछड़ी हुई बेटियों से मिलाया था और अपने खराब व्यवहार को ठीक कर लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।